हेलो फोक्स। तो आज अपन 115 बीएबी बीए इसी तरह से जो भी अपने कंसेशन रेट ऑफ टैक्स वाले सेक्शन दे रखे हैं उसको जो है क्विकली डिटेल में रिवाइज करेंगे। अच्छा, अगर आपको जो है मेरी कंसेप्ट बुक चाहिए तो मैंने गूगल ड्राइव की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उधर से आप क्या कर सकते हो, ई पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके इनरोल कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके बेसिकली ऑर्डर कर सकते हो। ऑलराइट, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 115 बी डबल ए से। अच्छा, सेक्शन 115 बी डबल ए किसके लिए दे रखा है हमने? कंपनी कंपनी के लिए दे रखा है। तो डोमेस्टिक कंपनी जो है क्या कर सकती है, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स पे कर सकती है अंडर 115 बी डबल ए। तो वैसे तो डोमेस्टिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, 25% या 30% टैक्स पे करना पड़ता है, जो अपन ने बेसिक कंसेप्ट में देखा था। लेकिन हमने जो है डोमेस्टिक कंपनी को ये कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, 115 बी डबल ए लेके आप जो है कंसेशन रेट ऑफ टैक्स पे कर सकते हो। कंसेशन रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि भाई 22% टैक्स, 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है ना। मतलब इफेक्टिव कितना हो जाएगा आपका, ये इफेक्टिव आपका हो जाएगा 25.168%। अच्छा, तो बेसिकली हमने ये कहा कि भाई अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, 115 बी डब्ल्यू ऑप्ट करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 25.168% पे टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन ऑल द इनकम, जो भी उसको इनकम हो रही है, एक्सेप्ट 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 मेंशन बिलो, ठीक है ना। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो बेसिकली 112 ए या फिर 111 ए में कवर्ड है, तो उस केस में क्या होगा कि इन रिस्पेक्टिव सेक्शन में जो टैक्स रेट दे रखी है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन रिस्पेक्टिव सेक्शन में जो टैक्स रेट दे रखी है उस अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। बाकी सारी इनकम अपन क्या करेंगे, 25.168% से टैक्सेबल करेंगे। तो हमने ये कहा कि भाई डोमेस्टिक कंपनी की सारी इनकम 25.168% पे टैक्सेबल होगी, एक्सेप्ट 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 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो इन तीन सेक्शन में क्या है, गवर्नड है, जो इन तीन सेक्शन से क्या है, गवर्नड है। तो लोगों ने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर दीज सेक्शंस विल बी टैक्स्ड एट द रेट मेंशन इन दीज सेक्शंस ओनली। अच्छा, इसके साथ साथ हम 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एडिशनली कंपलसरी लिवाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई 10% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी लिवाई करा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने क्या कर रखा है, किसी कंपनी ने 115 बीडब्ल्यू ले रखा है, तो उस कंपनी पे जो है मैट नहीं लगेगा, उस कंपनी पे मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर कंपनी क्या करती है, 115 बीएबी ले लेती है, बीएबी क्या होता है अपन पढ़ेंगे, देखो ये रहा 115 बीएबी, बीएबी क्या होता है अपन पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, बीए या फिर बीएबी ले लेती है, तो उस केस में जो है कंपनी पे मैट के प्रोविजंस नहीं लगते। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई फॉलोइंग डिडक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल, तो ये वाले डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। 10 AA का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 3212 बोले तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। 33 AB और ABA ये अपने जो है पीजीबी में पढ़े थे, ये वाले दोनों डिडक्शन आपको नहीं दिए जाएंगे। 33 ABA में क्या होता है, टी डेवलपमेंट अकाउंट, डबल डेवलपमेंट अकाउंट या फिर कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट। 33 ABA में क्या होता है, साइट रिस्टोरेशन फंड। इस तरह से अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करा है, तो उसका भी आपको खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। 35 AD नहीं मिलेगा। 35 AD बोले तो इन्वेस्टमेंट लिंक डायरेक्शन जो होते हैं ना, वो आपको नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, ध्यान रखना, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा कराए, ठीक है ना, खुद के बिजनेस के लिए रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। हम कौन सा डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन करते हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो कंट्रीब्यूशन करते हो उसके हम खर्चे अलाउ नहीं कर रहे। फिर आता है अपना 35 CCD, 35 CCC, 80C से लेके 80U। अच्छा, 35 CCC क्या होता है, 35 CCD क्या होता है, अपन ने कहाँ पर पढ़ा था, पीजीपी चैप्टर में पढ़ लिया था। 80C से लेके 80U बोले तो चैप्टर 6 का आपको डिडक्शन नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई हम आपको जो है बेसिकली ये तीन डिडक्शन दे देंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई चैप्टर 6 के आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दीज थ्री डिडक्शन, इन तीन के आपको जो है डिडक्शन दे दिए जाएंगे। क्या मतलब है, 80 JJAA का मिल जाएगा, 80M का मिल जाएगा और 80LA का मिल जाएगा। तो 80 JJAA क्या होता है, 80M क्या होता है, 80LA क्या होता है, ये आपने डायरेक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये वाले हम आपको डायरेक्शंस अलाउ नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कि भाई सेट ऑफ अनऑब्जर्व्ड लॉस या डेप्रिसिएशन अट्रिब्यूटेबल टू द अबव डायरेक्शन शैल नॉट बी अलाउड। तो ऊपर वाले सेक्शन से रिलेटेड कोई भी लॉस या अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है वो भी आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। अच्छा, आपको हम डेप्रिसिएशन बिल्कुल देंगे। अगर आपने जो है 115 BAA या बीएबी ले रखा है तो आपको डेप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट 40% से एग्जिट नहीं कर सकता। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 40% से एग्जिट नहीं कर सकता है। इस बात समझ में आ गई। अच्छा, 80 CCC क्या होता है, सीसीडी क्या होता है, मैंने आपको जो पीजीपी चैप्टर में पढ़ाया था। देखो, आपको ले चलता हूँ वापस पीजीपी चैप्टर में, आपको जो है जाके अपन दिखा देते हैं। 35 CCC, देखो ये रहा पीजीपी चैप्टर में, मैंने आपको जो है 35 CCC पढ़ाया था। 35 CCC कहाँ गया, देखो ये रहा। क्या पढ़ाया था अपन ने कि भाई डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। 35 CCD भी पढ़ाया था, देखो ये रहा नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये दो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे। अब आ जाते हैं अपन वापस अपने कंसेप्ट पे। तो अपन ने ये देखा कि भाई 115 BAA और BAB में कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किए जाते। डेप्रिसिएशन आपको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो है कितना होगा, डेप्रिसिएशन का रेट मैक्सिमम होगा 40%। अच्छा, अगर आपने जो है 115 एक बार बीडब्ल्यू ले लिया, 115 बीडब्ल्यू किसी डोमेस्टिक कंपनी ने ले लिया, ठीक है ना, फिर लेटर से सपोज कि वो किसी कंपनी किसी ईयर में
115 BAA को जो है फॉलो नहीं करती, मतलब फेलियर टू सेटिस्फाई एनी कंडीशंस। इन लोगों ने कहा कि भाई ऑप्शन इनवैलिड फॉर सच प्रीवियस ईयर एंड फॉर ऑल द सक्सेसिंग प्रीवियस ईयर। तो वैसे अगर आपने 115 BAA ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 115 BAA के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी साल में अगर आपने जो है ये सोचा कि यार मुझे 115 BAA नहीं चाहिए, तो उस साल में आपको 115 BAA नहीं मिलेगा, उसके फ्यूचर ईयर्स में आप कभी भी जो है 115 BAA नहीं ले पाओगे। अच्छा, अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो, अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो और आपके पास कोई मैट क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है ना, मतलब मैट क्रेडिट आपके पास अभी भी पड़ा है। अच्छा, आप जो है सोचते हो कि भाई 115 BAA ले लेते हैं, तो अगर आपने 115 BAA ले लिया तो जो भी आपका मैट क्रेडिट पड़ा है वो आपको जो है फ्यूचर में सेट ऑफ करने अलाउ नहीं किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर 115 BAA। तो इसके लिए आपके पास जो है एक सोल्यूशन क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना क्या करो, मैट क्रेडिट को एग्जॉस्ट कर लो, देन उसके बाद क्या करना है, 115 BAA बाद में ऑप्ट कर लेना। अच्छा, मैट क्रेडिट क्या होता है, मैट वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत डेप्थ में समझाया था। अच्छा देखो क्या दे रखा है, नीड टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है 115 BAA के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। देखो इन लोगों ने वही कहा भाई, अगर आपने एक बार ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो जो है आप उसको सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसको जो है सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने विड्रॉ कर लिया, अगर सब्सिक्वेंटली आपने किसी भी साल में विड्रॉ कर लिया, तो उस साल में आपको जो है 115 BAA नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर ईयर्स में भी कभी हम आपको जो है फिर 115 BAA नहीं देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया अपना 115 BAA। अब चलते हैं पर 115 BAB के लिए। 115 BAB किसके लिए लाया गया, ये लाया गया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। तो बेसिकली हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना, 115 BAB लाया, ठीक है ना। 115 BAA कोई भी कंपनी ले सकती है, कोई भी कंपनी ले सकती है भाई, वो ट्रेडिंग में एंगेज हो या मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो। 115 BAB कौन लेगा, 115 BAB लेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई 115 BAA कौन ले सकता है, 115 BAA तो मैंने आपको बताया भी कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ले सकती है, लेकिन 115 BAB कौन लेगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अच्छा, एक और चीज इन लोगों ने बताई, एक और चीज इन लोगों ने बताई कि भाई ये जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, जिस साल ये इनकॉर्पोरेट हुई है, साल ये इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब पहली बार जब ये अपनी क्या करेगी, रिटर्न ऑफ इनकम भरेगी, उस साल इसको क्या करना पड़ेगा, 115 BAA लेना पड़ेगा, 115 BAB लेना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, वो BAB लेना चाहती है, तो जब वो क्या कर रही है, अपनी फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम भर रही है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, BAB का ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई नीड टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई हम जो है BAB किसको दे रहे हैं, न्यू डोमेस्टिक कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है ना, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी को दे रहे हैं। तो जिस साल मैं इनकॉर्पोरेट हुआ हूँ, ठीक है ना, जिस साल मेरी कंपनी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, पहली बार जब मैं रिटर्न ऑफ इनकम भरूंगा, उसी साल मुझे क्या करना पड़ेगा, BAB के ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर मैंने उस साल BAB के ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा तो फ्यूचर में कभी भी BAB नहीं ले सकता, फ्यूचर में फिर आप भी कभी भी BAB नहीं ले सकते। बात समझ में आई आपको। देखो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको जो है ये बता दिया भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जब अपनी फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम भरोगे तब आपको जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा BAB का। अगर आपने फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम में ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा तो फ्यूचर में आप BAB नहीं ले सकते, फ्यूचर में आप BAB नहीं ले सकते। देखो क्या दे रखा है, वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। एक बार आपने BAB एक्सरसाइज कर लिया, एक बार आपने क्या करा, BAB को एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है ना, तो फ्यूचर ईयर्स में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्यूचर ईयर्स में से लेटर से सपोज आपने BAB से विड्रॉ कर लिया, फ्यूचर ईयर्स में आपने क्या करा, BAB से विड्रॉ कर लिया, तो उस साल आपको BAB नहीं लगेगा एंड प्लस फ्यूचर ईयर्स में भी आपको BAB नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उस केस में आप क्या कर सकते हो, BAA ऑप्ट कर सकते हो, उस केस में जो है BAA ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, BAB में अपने अपने को फायदा क्या है, BAB में अपने को फायदा ये है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 15% टैक्स पे करना पड़ता है। तो 15% टैक्स, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो इफेक्टिव कितना हो जाता है, 17.16% हो जाता है। तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि भाई अगर मैं न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो जब मैं क्या करूंगा, पहली बार रिटर्न ऑफ इनकम भरूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, BAB को ऑप्ट कर सकता हूँ। अगर आपने एक बार BAB ऑप्ट कर लिया, ठीक है ना, फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम भरते समय, तो फ्यूचर ईयर्स में BAB अप्लाई होगा। लेटर से सपोज कि भाई फ्यूचर ईयर्स में जाके आपने क्या करा, BAB से बाहर निकलना चाहा, तो जिस साल आप बाहर निकलना चाहते हो उस साल से आप पे BAB नहीं लगेगा, प्लस फ्यूचर में आप कभी भी BAB नहीं ले सकते, फ्यूचर में आप कभी भी BAB नहीं ले सकते। लेकिन फिर उस केस में आपके पास ऑप्शन ये है कि भाई आप क्या कर सकते हो, BAA ऑप्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, BAA ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया, मैंने जो है आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि भाई जो आपका BAB है वो आपको फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम भरते समय एक्सरसाइज करना है। तो लेटर से सपोज कि भाई मैं करंट ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था, पहली बार मैं रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो है करंट ईयर में BAB ऑप्ट नहीं करा, BAB ऑप्ट नहीं करा, तो क्या मैं फ्यूचर ईयर्स में BAB ऑप्ट कर सकता हूँ, फ्यूचर ईयर्स में BAB ऑप्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर ईयर्स में आप BAB ऑप्ट नहीं कर सकते। BAB किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ न्यू कंपनी के लिए। न्यू कंपनी बोले तो जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या कर रहे हैं, जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो है करंट ईयर में जिसने कॉर्पोरेट करा है। तो बहुत से बच्चों के डाउट आते हैं, बहुत से बच्चों के डाउट आते हैं, क्वेश्चंस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई भैया ये इस कंपनी ने BAB क्यों नहीं लिया। तो आपको जो है हमेशा ये चेक करना है, हमेशा ये चेक करना है कि भाई BAB किसको मिलेगा, जो कंपनी करंट ईयर में क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, जब तो वो पहली बार रिटर्न ऑफ इनकम भरेगी ना। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि भाई क्योंकि ये क्या है, नई कंपनी है, क्योंकि ये क्या है, नई कंपनी है, तो इसका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अपन बात करते हैं टैक्स रेट की, अपन जो है बात करते हैं टैक्स रेट की। मैंने आपको ये बताया कि भाई ये BAB किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी के लिए है। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, 17.16% पे टैक्स पे कर सकते हो।
अच्छा, ऑन द इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से इनकम आ रहा है उस पे आप 17.16% पे टैक्स पे कर सकते हो। अच्छा, अगर आपका कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर आपको कोई डेप्रिशिएबल एसेट है उसको बेचने पे आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस पे भी आप क्या कर सकते हो 17.16% पे टैक्स पे कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बाकी सारी इनकम पे आपको क्या करना पड़ेगा 25.168% पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। 25.168% पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई अदर इनकम नॉट कवर्ड अबव वो टैक्सेबल होगी एट 25.168%। 25.168% का क्या मतलब है, 5% टैक्स, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से मेरी इनकम आ रही है 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे टैक्स पे करूंगा 17.16%। अब मैं क्या हूँ, कंपनी हूँ, मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई एफडी की इनकम हुई है, ठीक है ना, एफडी पे इंटरेस्ट इनकम हुई है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा मुझे 25.168% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो इनकम है, ये जो अदर इनकम है जिस पे आप क्या कर रहे हो 25.168% पे टैक्स पे कर रहे हो, इस अदर इनकम से हम आपको किसी भी तरह का कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक और एक्सेप्शन समझना, इन लोगों ने कहा कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल। तो बेसिकली कोई आपका कैपिटल एसेट है जिस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, कोई आपका कैपिटल एसेट है जिस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उस पे आपको क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पे आपको क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है ना, उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पे आप किस रेट से टैक्स पे करोगे, 25.168% से टैक्स पे करोगे, मतलब 20%, 22% टैक्स, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। इन लोगों ने कहा नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग क्लेम ऑफ डिडक्शन। मैंने आपको तीन चीजें बताई, मैन्युफैक्चरिंग से इनकम हो रही है या फिर डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्या करोगे 17.16% इस पे टैक्स पे करोगे। इसके अलावा बाकी सारी इनकम पे आप क्या करोगे 25.168% इस पे टैक्स पे करोगे, किसी तरह का कोई खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। फिर मैंने आपको एक और एक्सेप्शन समझाया, भाई अगर आपको कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, सॉरी अगर आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर आपको क्या है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है ना, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसको आपने बेचा है, उस पर आपको क्या हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको क्या हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो 25.168% इस पे टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, मतलब आप जो है क्या कर सकते हो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज बताओ, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कहाँ से कवर होता है, या तो 112 से कवर होगा या फिर 112 ए से कवर होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, एक और चीज समझो, एक और चीज समझना, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आपने अगर बीएबी ले रखा है तो आपकी जो है ये वाली इनकम इस तरह से टैक्सेबल होगी, ये वाली इनकम जो है इस तरह से टैक्सेबल होगी। अच्छा, जो इनकम 112 ए और 111 ए में कवर्ड है वो तो रिस्पेक्टिव सेक्शन में ही टैक्सेबल होगी, अब भले ही आपने बी डब्ल्यू ले रखा हो या फिर बी ए बी ले रखा हो। अच्छा, एक और चीज देखो क्या दे रखा है, अगर ए डिटर्मिन्स दैट द बिजनेस बिटवीन द कंपनी एंड और अ पर्सन हैविंग क्लोज कनेक्शन इज सो अरेंज्ड दैट द बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिटवीन देम प्रोड्यूसेस मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स टू द कंपनी। अच्छा, देन एक्सेस ओवर द ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स विल बी टैक्स्ड एट 34.32%। इन लोगों ने क्या कहा कि भाई एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसने क्या कर रखा है बीएबी ले रखा है, एक कंपनी है जिसने क्या कर रखा है बीएबी ले रखा है, और एक नॉर्मल कंपनी है, एक क्या है नॉर्मल कंपनी है। इन दोनों ने आपस में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस करे, इन दोनों ने क्या करे आपस में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस करे जिसकी वजह से हुआ क्या कि भाई बीएबी में क्या हुआ, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट आया, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कंपनी ने क्या करा, नॉर्मल कंपनी ने जो है बेसिकली अपन अज्यूम करते हैं कि भाई बीएबी वाली कंपनी से कुछ परचेजेस कर रखे हैं। अच्छा, लेट अस सपोज की सेल्स की वैल्यू थी 10 करोड़, लेकिन आपने दिखा रखा है कितना 15 करोड़, आपने दिखा कितना रखा है 15 करोड़ दिखा रखा है। तो रोहन है, एक रोहन है, ठीक है ना, रोहन की बीएबी एक कंपनी है बीएबी वाली और एक कंपनी है नॉर्मल कंपनी, तो रोहन की दो कंपनीज है। अच्छा, रोहन को ये पता है कि भाई बीएबी में रोहन क्या कर सकता है कंसेशन रेट ऑफ टैक्स पे कर सकता है। अच्छा, ये जो नॉर्मल कंपनी है रोहन की जो नॉर्मल कंपनी है यहाँ पर रोहन को पता है कि उसको 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है बेसिकली इन्फ्लेटेड परचेजेस दिखाए, रोहन ने जो है नॉर्मल कंपनी में इन्फ्लेटेड परचेजेस दिखाए, किससे बीएबी वाली कंपनी से। इससे हुआ क्या कि भाई बीएबी वाली कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया और नॉर्मल कंपनी का जो है एक्सपेंस बढ़ गया, मतलब नॉर्मल कंपनी में रोहन को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, बीएबी वाली कंपनी में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, बीएबी वाली कंपनी में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन बीएबी वाली कंपनी में टैक्स लगता है सिर्फ और सिर्फ कितना 15%, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो अगर एओ को लगता है, अगर एओ को लगता है कि भाई दो कंपनी ने मिलकर कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करा है जिसकी वजह से ये जो बीएबी वाली कंपनी है तो क्या हुआ है मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हुए हैं, तो लेट अस सपोज कि भाई बीएबी को प्रॉफिट होना चाहिए था 10 करोड़ का, लेकिन लोगों ने क्या करा ट्रांजेक्शन करे एएलपी पे ट्रांजेक्शन नहीं करे, जिसकी वजह से बीएबी को प्रॉफिट कितने का हुआ 15 करोड़ का हुआ। तो बेसिकली एओ ये कहता है कि जो ये 5 करोड़ का एक्सेस प्रॉफिट हुआ है, 5 करोड़ का एक्सेस प्रॉफिट हुआ है किसको बीएबी वाली कंपनी को, उसको हम क्या करेंगे 30% टैक्सेबल करेंगे, उसको क्या करेंगे 30% टैक्सेबल करेंगे। देखो यार टैक्स एट द रेट ऑफ 30% प्लस 10% सरचार्ज एंड प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो लॉजिकली बात समझ में आ गई। तो रोहन क्या कर रहा था टैक्स बचाने के लिए, रोहन क्या कर रहा था टैक्स बचाने के लिए दो कंपनी के बीच में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा था जिसकी वजह से बीवी वाली कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हो और जो है नॉर्मल वाली कंपनी में क्या हो कम प्रॉफिट हो। तो बेसिकली एओ ने ये कहा कि जो ये बी वाली कंपनी है बीएबी वाली कंपनी है इसको अगर मोर देन 8 ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो भी हो रहे हैं, ये जो भी एक्सेस प्रॉफिट हो रहे हैं ना, उस एक्सेस प्रॉफिट पे क्या करना पड़ेगा इस बीबी वाली कंपनी को 30% टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो लॉजिकली अपन ने ये देख लिया कि भाई अगर आपने बी डब्ल्यू ले रखा है या फिर बी ए बी ले रखा है तो उस केस में कंसेशन रेट क्या है, उस केस में जो है अपन ने कंसेशन रेट पढ़ ली। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई आपने बी डब्ल्यू ले रखा हो या बी ए बी ले रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो 3 सेक्शन है, ये जो 3 सेक्शन में जो टैक्स रेट दे रखी है, सेक्शन में जो टैक्स रेट दे रखी है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन 3 सेक्शन से जो कवर्ड है उस क्या हुआ, उस पे जो है बेसिकली इन 3 सेक्शन में जो टैक्स रेट दे रखी है उसी पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एडिशनल 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही। आगे बढ़े, अब एक और चीज देखो, अब जो है आपको एक और चीज दिखाते हैं भाई बीएबी की कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फॉर अवेलिंग बीएबी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप जो है एक कंपनी हो जो रजिस्टर्ड हुई है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, आपने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022। अच्छा, नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब आप जो है एक न्यू कंपनी होने चाहिए, आप जो है एक क्या होने चाहिए, न्यू कंपनी होने चाहिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 33 बी, ये 33 ए बी नहीं है, ये है 33 बी। 33 बी जो है मैंने आपको सेटअप वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो रिवीजन अपने करा था। तो इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने कहा कि जो आपका बिजनेस है वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, जो आपका बिजनेस है वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए, मतलब एक न्यू बिजनेस होना चाहिए। लेकिन अगर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है ना, एज पर द कंडीशंस गिवन है 33 बी, तो आप जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली बीएबी ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, अगेन वही बात कि जो आपकी नई कंपनी है, जो आपकी नई कंपनी है उसमें आप जो है सेकंड हैंड प्लांटर मशीन यूज नहीं कर सकते, आप नई प्लांटर मशीन लेके आओ। लेकिन सेकंड हैंड प्लांटर मशीनरी अप टू 20% तक अलाउड है, तो टोटल वैल्यू ऑफ प्लांटर मशीनरी का अप टू 20% तक सेकंड हैंड प्लांटर मशीनरी क्या है, अलाउड है। अच्छा, लोगों ने एक और चीज कही, तो कोई प्लांटर मशीनरी है, कि कोई प्लांटर मशीनरी है जो इंडिया के बाहर यूज हुई थी, जो इंडिया के बाहर यूज हुई थी उसको सेकंड हैंड प्लांटर मशीनरी नहीं मानेंगे। कंडीशन क्या है कि भाई हमने क्या करा है, हमने जो है उसको इंडिया में इंपोर्ट कराया है, हमने उसको इंडिया में इंपोर्ट कराया है। अच्छा, इंपोर्ट कराने से पहले इंडिया में जो है वो कभी भी यूज नहीं हुई थी। देखो, सच प्लांट एंड मशीनरी वॉज नॉट एट एनी टाइम प्रायर टू इट्स इंस्टॉलेशन यूज इन इंडिया, इंडिया में कभी यूज नहीं हुई थी, इंडिया में हमने इंपोर्ट कराया था और इंडिया में जो है अभी तक उस प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं लिया गया है। तो नो डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन अलाउड टू एनी पर्सन प्रायर टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय द पर्सन, ठीक है ना। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस नहीं है, आपको जो है टैक्स रेट और वो सब पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज देखो क्या दरकार है, इट शुड नॉट बी इंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ थिंग। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अगर आप एक कंपनी हो, आप बीएबी लेना चाहते हो तो सिर्फ आपका एक ही बिजनेस होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक आरजी लिमिटेड कंपनी है, एक आरजी लिमिटेड की क्या है, कंपनी है, क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो बेसिकली 115 बीएबी के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसका एक और बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसका क्या है, एक और बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसका एक और बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। तो क्या अब आरजी लिमिटेड बीएबी ले सकती है, अब आरजी लिमिटेड बीएबी नहीं ले सकती, क्योंकि बीएबी की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भाई आपका जो है बेसिकली आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, ठीक है ना। अच्छा, ये वाले बिजनेसेस बीएबी ले ही नहीं सकते, ये वाले बिजनेसेस बीएबी ले ही नहीं सकते। पढ़ो देखो क्या दरकार है, फॉलोइंग बिजनेस आर नॉट एलिजिबल फॉर बीएबी। माइनिंग बिजनेस हो गया, ठीक है ना, या फिर बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, या फिर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स या प्रोडक्शन ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, या फिर कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम्स इनटू स्लैब्स, या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और इन एनी मीडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है ना, ये कभी भी 115 बीएबी नहीं ले सकती। तो अगर कोई कंपनी है जो इनमें से कोई बिजनेस कर रही है तो फिर वो बीएबी के लिए एलिजिबल नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज देखो क्या दे रखा है इन लोगों ने, हाँ देखो एक और चीज क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भाई डिडक्शन डिडक्शन अंडर 115 ए बीएबी, डिडक्शन अंडर 115 बीएबी में एक और कंडीशन लोगों ने क्या बोली है कि भाई डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज होटल और कन्वेंशन सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन अंडर 80 आईडी हैज बीन क्लेम्ड एंड अलाउड। तो लोगों ने कहा कि भाई जो बीएबी वाला बिजनेस है, जो बीएबी वाला बिजनेस है वो कोई ऐसी बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहा, कोई ऐसी बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहा जो एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुई थी, ठीक है ना, जो एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर यूज हुई थी एंड उस बिल्डिंग पे ठीक है ना 80 आईडी में डायरेक्शन ले लिया गया है। अच्छा, 80 आईडी पहले सेक्शन हुआ करता था, अब जो है रिडंडेंट हो गया है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, आपको जो है ध्यान रखना है कि भाई ये जो बीएबी वाली बिजनेस है ये कोई ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं कर रही जिसपे हमने क्या कर रखा है, 80 आईडी में पहले डायरेक्शन ले रखा है। ऑलराइट, आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो अपन ने जो है बेसिकली दो सेक्शंस देख लिए, बी ए और बी ए बी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरली एमसीक्यूज में भी आपसे टेस्ट करता है और मेन एग्जाम में भी जो है आपसे टोटल के क्वेश्चंस में भी आपसे क्या करता है, टेक्स्ट वैक्स निकलवाता है। डन है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो, मैंने आपको जो है बी ए बी बताया, मैंने आपको बी ए बी बताया और बी डब्ल्यू बताया। अब देखो आपको जो है दो नए सेक्शन में ले चलते हैं, बी ए ई और बी ए डी, ठीक है ना। एक और चीज ध्यान रखना, जो अपना बी ए ए होता है, जो अपना 115 बी डब्ल्यू होता है, अरे तेरी तो 115 बी डब्ल्यू होता है, और जो अपना 115
BAB होता है, किस पे अप्लाई होता है? डोमेस्टिक कंपनी पे अप्लाई होता है, ठीक है ना? किस पे अप्लाई होता है? डोमेस्टिक कंपनी पे अप्लाई होता है। 2 नए सेक्शन है, 115 BAD और 115 BAE। तो ये तो किसके अप्लाई होते हैं? ये तो बेसिकली अप्लाई होते हैं डोमेस्टिक कंपनी पे। किस पे अप्लाई होते हैं? डोमेस्टिक कंपनी पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, ये जो 2 नए सेक्शन है, ये जो 2 नए सेक्शन है किस पे अप्लाई होते हैं? ये अप्लाई होते हैं बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया की क्या है? रेसिडेंट है। देखो क्या दे रखा है? BAD सेक्शन देखते हैं। BAD सेक्शन क्या बोल रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पे अप्लाई होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया का क्या है? रेसिडेंट है। अच्छा, ये जो सेक्शन BAD है ना, ये जो सेक्शन BAD है, डिट्टो वर्ड टू वर्ड सिमिलर है किससे? BAA से। ठीक है? अच्छा, फिर एक सेक्शन है BAE 115 BAE, ये किस पे अप्लाई होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रेसिडेंट इन इंडिया है, इंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अपना ये BAE है, वर्ड टू वर्ड डिट्टो सेम किसके साथ है? ये वर्ड टू वर्ड डिट्टो सेम है किसका? BAB का। ठीक है, तो इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने BAA पढ़ रखा है तो आपको जो है BAD ऑटोमेटिक आता है। अगर आपने BAB पढ़ रखा है तो आपको जो है ऑटोमेटिक BAE आता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड सेम है पूरे सेक्शन। बात समझ में आ गई? तो मैंने लिख भी रखा है कि भाई BAD इज एक्जैक्टली सिमिलर टू BAA एंड BAE इज एक्जैक्टली सिमिलर टू BAA। डन है, आगे बढ़े। अच्छा देखो, इन लोगों ने एक और चीज कही, इन लोगों ने जो है एक और चीज कही कि भाई अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? कंसेशन रेट ऑफ टैक्स लेती है तो फिर ATP नहीं मिलेगा। ATP शैल नॉट बी अवेलेबल। अच्छा, ATP क्या होता है? ये आप जो है डिडक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ATP क्या होता है? डिडक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ते हो, जहां पर आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको क्या मिलता है? इनकम बेस्ड डिडक्शंस मिलते हैं। डन है, ATP जो है आपने डिडक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, देखो एक और पॉइंट क्या रखा है कि एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज टैक्सेबल एज इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से क्या करती है? एंट्रेंस भी रिसीव करती है, तो उसके हाथ में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ अपन ने डोमेस्टिक कंपनी देख लिया, ठीक है ना? फिर अपन ने ये देख लिया कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन कैसे होगा। अच्छा, इसमें अपन ने क्या पढ़ा है? कंसेशन रेट ऑफ टैक्स पढ़े हैं। टैक्सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द डोमेस्टिक कंपनी, ये जो है मैंने कैप गेन्स वाले चैप्टर में और बेसिकली आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला जो रिवीजन था बहुत डेप्थ में समझाया था। वापस एक बार क्विकली देख लेते हैं, ये अमेंडमेंट के पहले की बात कर रहा है। इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को बायबैक करती है, तो उस केस में क्या होता था? पहले डोमेस्टिक कंपनी को जो है टैक्स पे करना पड़ता था एट द रेट ऑफ 23.296%। अच्छा, टैक्स किस इनकम पे करना पड़ता था? तो उन लोगों ने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता था। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकालते थे? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब ये है कि भाई बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। तो अज्यूम करो कि भाई एक कंपनी है, एक कंपनी ने शेयर इशू कर रखा था पहले, ठीक है ना? एक कंपनी ने शेयर इशू करा था और पहले जो है इशू करा था एट फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10। कंपनी ने क्या करा था? 5 साल पहले एक शेयर इशू करा था 10 रुपए पे। कंपनी क्या करती है? आज के दिन पे उस शेयर को बायबैक करती है। कंपनी क्या करती है? आज के दिन पे उस शेयर को बायबैक करती है। कितने रुपए में बायबैक करती है? 100 रुपए में बायबैक करती है। तो आप जो है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचो, शेयर होल्डर ने पहले 10 रुपए दिए थे एक शेयर को परचेस करने के लिए। अच्छा, अब बेसिकली शेयर होल्डर को शेयर के बदले में 100 रुपए मिल रहे हैं। तो शेयर होल्डर ने 100 रुपए लगाए, उसको मिले 10 रुपए, ठीक है ना? 100 रुपए लगाए, सॉरी 10 रुपए लगाए थे, मिले थे 100 रुपए, तो उसको फायदा कितना हुआ? 90 रुपए का फायदा हुआ। तो अमेंडमेंट के पहले क्या हुआ करता था कि भाई शेयर होल्डर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कंपनी क्या करती थी? कंपनी जो है बेसिकली इस फायदे पे टैक्स पे करती थी। तो ये जो 90 रुपए का फायदा शेयर होल्डर को हुआ है, ये जो 90 रुपए का फायदा किसको हुआ है? शेयर होल्डर को हुआ है। उस पर कंपनी को क्या करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था एट द रेट ऑफ 23.29, मतलब 20% टैक्स, 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, ये जो 23.296% टैक्स था, ये दिया गया था एज पर सेक्शन 115 QA। अब देखो नीचे क्या दे रखा है कि प्रोविजंस ऑफ 115 QA नॉट अप्लाई ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024। तो अगर बेसिकली कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, तो उस केस में जो है कंपनी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर क्या करेगा? शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा। शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड डिविडेंड की इनकम मान ली जाती थी। ये क्या दे रखा है मैंने? ये बेसिकली मैंने बता रखा है कि भाई ये पहले क्या सेक्शन हुआ करता था। अच्छा, आपने ये चीज समझ ली, आपने जो है बेसिकली ये चीज समझ ली कि भाई अगर अमेंडमेंट से पहले कोई डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स बायबैक करती थी, तो बेसिकली कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था। शेयर होल्डर के हाथ में जो है क्या होता था? एग्जम्प्ट होता था कैपिटल गेन्स। बायबैक बाय फॉरेन कंपनी और बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी, उस केस में क्या होता था? उस केस में पहले भी जो है कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं लगता था, शेयरहोल्डर को टैक्स पे करना पड़ता था। अमेंडमेंट के बाद भी सेम ही है, अमेंडमेंट के बाद भी क्या है? सेम ही सिचुएशन है। अच्छा, अमेंडमेंट कहाँ पर आया था? अमेंडमेंट आया था यहाँ पर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकालते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। कैसे निकालोगे? बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। अच्छा, अब देखो इन लोगों ने एक और चीज कही, इन लोगों ने जो है एक और चीज कही कि भाई इशू प्राइस को निकालने की जो है वेरियस सर्कमस्टेंसेस इन लोगों ने दे रखे हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस कि भाई इशू प्राइस कैसे निकलेगा? इशू प्राइस कैसे निकलेगा? जैसे नॉर्मल शेयर इशू में क्या होगा? इशू प्राइस का क्या मतलब है? क्या है? अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव बाय द कंपनी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या करा था? एक शेयर की जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, उसको इशू करा था कितने पे? उसको इशू करा था, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई 30 रुपए पे, मतलब क्या 20 रुपए प्रीमियम पे इशू करा था। तो शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचना है आपको, शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि भाई शेयर होल्डर ने शेयर को खरीदने के लिए 30 रुपए दिए थे। 30 रुपए का मतलब क्या है कि 10 रुपए फेस वैल्यू और 20 रुपए प्रीमियम। अच्छा, कंपनी क्या करिए? बायबैक करिए 100 रुपए पे, तो बेसिकली जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है वो कितना होगा? 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70। कंपनी को क्या करना पड़ता था? पहले 70 रुपीज पे टैक्स पे करना पड़ता था। तो लोगों ने जो है इशू प्राइस, इन लोगों ने जो इशू प्राइस है, ठीक है ना, इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम को निकालने के लिए जो इशू प्राइस है उसके लिए वेरियस सर्कमस्टांसेस दे रखे थे, वेरियस सर्कमस्टांसेस आपको बता रखे थे। अच्छा,
इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस को जो है अपन रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस को जो है अपन रिवाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों रिवाइज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी देखो क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना कि भाई यहाँ पर क्या आ चुका है, अमेंडमेंट आ चुका है। तो जो आईसीआई है वो क्या करेगी, अमेंडमेंट को ही टेस्ट करेगी, जो है ओल्ड प्रोविजन आपसे नहीं पूछेगी। ओल्ड प्रोविजन आपसे नहीं पूछेगी तो आप जो है क्या कर सकते हो, इस प्रोविजन को जो है भूल सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई कंपनी क्या करती थी, 23.296% पे टैक्स पे करती थी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम वाला कंसेप्ट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम वाला कंसेप्ट है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इशू प्राइस निकाल रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझसे रेगुलर लेक्चर्स लिए थे, तो वहां पर तो मैंने क्या करा था, एक घंटा लगा के इन सबको जो है एक एक एग्जांपल के साथ समझाया था। लेकिन रिवीजन करते समय मैं जो है आपको रिवाइज नहीं करा रहा, क्योंकि क्योंकि 99.9% अपन श्योर है कि एग्जाम में ये नहीं आने वाला। तो आईसीआई जो है क्या करती है, रिडंडेंट प्रोविजंस को टेस्ट नहीं करती, आईसीआई हमेशा अमेंडेड प्रोविजंस को टेस्ट करती है। तो जो अमेंडेड प्रोविजन है वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देयरफॉर अपन जो है आपका टाइम बचा रहे, और ये जो इशू प्राइस के वेरियस सर्कमस्टेंसेस है, इसको जो है अपन बेसिकली क्या नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे कि भाई इशू प्राइस जो है वेरियस सर्कमस्टेंसेस में किस किस तरह से निकलेगी। मैंने आपको पूरा फंडा बता दिया, आपको क्या करना है, आपको जो है शेयरहोल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। आपको क्या करना है, शेयरहोल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि भाई शेयरहोल्डर ने जो है बेसिकली शेयर्स खरीदते समय कितना पैसा दिया था, और बेसिकली बायबैक के समय शेयरहोल्डर को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। उन दोनों के डिफरेंस पे कंपनी क्या करती थी, पहले टैक्स पे करती थी। ऑलराइट, बात समझ में आ गई आपको? ओके, अच्छा एक और चीज देखो क्या दे रखा है, टैक्स ऑन बायबैक शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू द शेयरहोल्डर्स। तो बेसिकली कंपनी को क्या करना पड़ता था, 23.296% पे टैक्स पे करना पड़ता था, और कंपनी को जो है विद इन 14 डेज टैक्स पे करना पड़ता था। तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगी, शेयरहोल्डर को पेमेंट कर दिया उसने, तो विद इन 14 डेज में टैक्स पे करेगी, किसको, सरकार को। अगर कंपनी ने विद इन 14 डेज टैक्स पे नहीं करा तो कंपनी को क्या करना पड़ता था, इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता था। तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स नॉट पेड, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट आफ्टर द 14 डेज टिल द डेट ऑन विच द टैक्स इज एक्चुअली पेड। तो फॉर एग्जांपल आपने विद इन 14 डेज पे नहीं करा तो 15th डे से जो है आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी एंड प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, अगर टैक्स आपने जो है विद इन 14 डेज पे नहीं करा तो कंपनी और प्रॉपर ऑफिसर को जो है हम एसएससी इन डिफॉल्ट बोल देंगे, अगर वो जो है क्या नहीं करते, विद इन 14 डेज टैक्स पे नहीं करते। एसएससी इन डिफॉल्ट की क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, ये आपने टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में समझ रखे होंगे। ऑलराइट गाइस, अच्छा ये जो टनेज टैक्सेशन है, ये जो टनेज टैक्सेशन का सेक्शन है, इसको अपन क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में रिवाइज करेंगे। टनेज टैक्सेशन को जो है अपन क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में रिवाइज करेंगे। अब देखो दो छोटे छोटे टॉपिक समझना क्या दे रखा है, कंपनी अंडर लिक्विडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 21 में जो है इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान टॉपिक है, समझते हैं। देखो क्या पढ़ो क्या दे रखा है, लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रिसीवर ऑफ एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी इज बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द एओ विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो लिक्विडेटर या फिर रिसीवर क्या करेगा, एओ को इंटीमेशन देगा कि भाई देखो कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, इंटीमेशन देगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को, कि भाई देखो मुझे अपॉइंट कर दिया गया है। अब देखो क्या दे रखा है, एओ शेल विद इन 3 डेज 3 मंथ्स, एओ शेल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट इंटीमेट करेगा लिक्विडेटर को अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द कंपनी। कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, बंद होने वाली है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी लिक्विडेटर की है कि विद इन 30 डेज ऑफ इस अपॉइंटमेंट एओ को ये बताएगा कि भाई देखो ये कंपनी बंद होने वाली है। अब एओ क्या करेगा, एओ को ये पता चल गया ना कि भाई कंपनी क्या होने वाली है, लिक्विडेट होने वाली है, तो एओ जो है बेसिकली क्या करेगा, विद इन 3 मंथ्स क्या करेगा, लिक्विडेटर को बताएगा कि भाई देख तेरी कंपनी लिक्विडेट होने वाली, वो तो ठीक है, हमारा टैक्स इतना बनता है, हमें जो है इतना टैक्स पहुंचा देना। अब देखो क्या दे रखा है, लिक्विडेटर इज डिबार्ड फ्रॉम पार्टिंग विद द एसेट्स ऑफ द कंपनी अंटिल ही इज नोटिफाइड बाय द एओ ऑफ द टैक्स ड्यू फ्रॉम द कंपनी। तो इन लोगों ने ये कहा कि जो लिक्विडेटर है वो कंपनी के एसेट्स तब तक नहीं बेच सकता जब तक एओ जो है लिक्विडेटर को नोटिफाई ना कर दे कि भाई कंपनी का कितना टैक्स ड्यू बनता है। अच्छा, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर एंड ऑन बीइंग सो नोटिफाइड, ठीक है ना, सेल सेट असाइड एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट नोटिफाइड। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई जैसे ही एओ ने लिक्विडेटर को ये बता दिया कि भाई देख कंपनी का जो है 1 करोड़ का टैक्स बनता है, तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, 1 करोड़ का टैक्स सेट अपार्ट कर देगा, बाकी सारी चीजें वो क्या करेगा, लिक्विडेशन के लिए कंसिडर करेगा। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई हाउएवर अबव रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब लिक्विडेटर क्या कर सकता है, लिक्विडेटर बेसिकली एसेट्स को जो है बेच सकता है, लिक्विडेटर जो है एसेट्स को बेच सकता है इवन बिफोर नोटिफिकेशन बाय एओ। कब ऐसा, पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द कंपनी या पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स whose debts are entitled under law to priority of payment over debts to government and on the date of liquidation। तो अगर किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ठीक है ना, तो बेसिकली लिक्विडेटर क्या कर सकता है, लिक्विडेटर जो है उसको पहले पेमेंट कर सकता है। अच्छा, मीटिंग सच कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी विच इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर इज रीजनेबल। मोटा मोटा अपन ने ये समझा कि जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है वो क्या करेगा, विद इन 30 डेज बताएगा एओ को कि भाई देखो मैं अपॉइंट हो चुका हूँ। एओ की जिम्मेदारी ये है कि भाई विद इन 3 मंथ्स क्या करेगा, लिक्विडेटर को ये बताएगा कि भाई लिक्विडेटर देख कंपनी से इतना टैक्स ड्यू बनता है, तू क्या करना, एसेट्स मत बेचना, इतना अमाउंट जो है सेट अपार्ट कर देना। हमने फिर एक और चीज बताई कि भाई लिक्विडेटर जो है एसेट्स को बेच नहीं सकता, जब तक कि एओ क्या नहीं कर दे, नोटिफाई ना कर दे लिक्विडेटर को कि भाई देख कंपनी से इतना टैक्स ड्यू बनता है। अच्छा, लिक्विडेटर को ये पता चल गया कि भाई देखो कंपनी को जो है इतना टैक्स पे करना है, तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि लिक्विडेटर क्या करेगा, जो भी टैक्स अमाउंट बनता है उसको सेट अपार्ट कर देगा। अच्छा, फिर हमने एक और चीज बताई कि लिक्विडेटर क्या कर सकता है, एसेट्स को बेच सकता है,
लिक्विडेटर जो है एसेट्स को बेच सकता है इवन बिफोर द नोटिफिकेशन बाय एओ। कब बेच सकता है, ठीक है ना, लिक्विडेटर जो है कब एसेट्स को बेच सकता है, अगर लिक्विडेटर को पेमेंट करना है किसको, सिक्योर क्रेडिटर्स को, या फिर बेसिकली लिक्विडेटर को जो है क्या करना है, बाइंडिंग अप में जो खर्चा है, बाइंडिंग अप में जो है जो खर्चा इनकर हुआ है उसको बियर करने के लिए क्या करना है, एसेट्स को बेचना है, तो वो एसेट्स को बेच सकता है। अच्छा आप देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि अगर लिक्विडेटर फेल्स टू नोटिफाई एओ, लिक्विडेटर ने जो है विदिन 30 डेज अपना, लिक्विडेटर ने विदिन 30 डेज क्या नहीं बताया, विदिन 30 डेज जो है नोटिस नहीं दिया, विदिन 30 डेज नोटिस नहीं दिया, या फिर देखो क्या दे रखा है, और फेल्स टू सेट असाइड अमाउंट इंटीमेटेड बाय द एओ, तो उसने क्या करा, टैक्स का अमाउंट सेट अपार्ट नहीं करा, या फिर पार्ट्स विद एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन कॉन्टामिनेशन विद द अबव प्रोविजंस, या फिर बेसिकली उसने क्या करा, एसेट्स को बेच दिया, ही शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स विच द कंपनी वुड बी लायबल टू पे। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई लिक्विडेटर ने नोटिस नहीं दिया, या फिर लिक्विडेटर ने जो है बेसिकली सेट अपार्ट नहीं करा, टैक्स का अमाउंट सेट अपार्ट नहीं करा, या फिर मोटा मोटा इन लोगों ने कहा कि भाई एओ के नोटिफिकेशन से पहले लिक्विडेटर ने एसेट्स को बेच दिया, तो उस केस में इन लोगों ने कहा कि भाई लिक्विडेटर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स विच द कंपनी वुड बी लायबल टू पे, तो फिर लिक्विडेटर को जो है अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउएवर if the amount of tax payable by the company, if the amount of tax payable by the company is notified by the AO, is notified by the AO, personal liability of the liquidator shall be to the extent of such amount। तो मोटा मोटा इन लोगों ने ये कहा कि भाई एओ ने लिक्विडेटर को ये बताया कि लिक्विडेटर देख, तू कंपनी को लिक्विडेट तो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा टैक्स बनता है 1 करोड़, हमारा टैक्स क्या बनता है 1 करोड़ बनता है, तू 1 करोड़ को सेट अपार्ट कर देना। लिक्विडेटर ने जो है 1 करोड़ को सेट अपार्ट नहीं करा, लिक्विडेटर ने जो है क्या नहीं करा, 1 करोड़ को सेट अपार्ट नहीं करा, लिक्विडेटर की जिम्मेदारी थी ना, तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी थी कि भाई 1 करोड़ को सेट अपार्ट कर दे, बाकी चीजें वो क्या करे, लिक्विडेशन के लिए कंसिडर करे, तो लिक्विडेटर ने सेट अपार्ट नहीं करा। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर लिक्विडेटर क्या करता है, पैसे को सेट अपार्ट नहीं करता है और नोटिफिकेशन बाय द एओ, और नोटिफिकेशन बाय द एओ, तो लिक्विडेटर की जो लाइबिलिटी है वो कितनी होगी, टू द एक्सटेंड ऑफ सच अमाउंट, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, फिर 1 करोड़ अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एओ ने क्या करा, नोटिफाई करा 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, बाद में जाके एक्चुअल में लाइबिलिटी निकल के आती है कंपनी की 1.5 करोड़, ठीक है ना। अच्छा एओ ने नोटिफाई तो कर दिया था लिक्विडेटर को, लेकिन लिक्विडेटर ने पैसा सेट अपार्ट नहीं करा, लिक्विडेटर ने पैसा सेट अपार्ट नहीं करा, तो बेसिकली लिक्विडेशन पैसा कितना रिकवर करेंगे, 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़। तो हमने इन लोगों ने प्रोविजन ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो पर्सनल लायबिलिटी लिक्विडेटर की है वो कितनी होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ सच अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट एओ ने नोटिफाई करा था, मतलब लिक्विडेटर को जो है अपनी जेब से सिर्फ 1 करोड़ ही पे करना पड़ेगा। डन। अच्छा फिर देखो आगे क्या दे रखा है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको पढ़ के जाना, एग्जाम में 1-2 बार टेस्ट कर चुका है और बहुत आसान भी सेक्शन है। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना, अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एएमटी। अच्छा उससे पहले अपन एक छोटा सा सेक्शन देख लेते हैं, 179 लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। पढ़ो देखो क्या दे रखा है, वेयर एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर or from any other company in respect of any income of any previous year during which such company was a private company cannot be recovered, then every person who was the director of the private company at any time during the relevant previous year shall be jointly and severally liable for the payment of tax unless he proves that non-recovery cannot be attributed to any gross negligent breach of duty on his part in relation to the affairs of the company। तो मोटा मोटा ये लोग कह रहे हैं अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपना टैक्स नहीं पे कर पाई, तो हम डायरेक्टर्स को पकड़ के जो है टैक्स रिकवर करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को पकड़ के टैक्स रिकवर करेंगे, अनलेस डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि भाई देखो नॉन रिकवरी जो है, उस नॉन रिकवरी की गलती जो है मेरी नहीं है। ये कहा कि भाई कोई प्राइवेट कंपनी है वो टैक्स पे नहीं कर पा रही, तो हम उसके क्या करेंगे, डायरेक्टर को पकड़ लेंगे और डायरेक्टर से टैक्स रिकवर करेंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई डायरेक्टर से टैक्स रिकवर नहीं करेंगे अगर डायरेक्टर की गलती नहीं थी, तो अनलेस ही प्रूव्स दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी अट्रीब्यूटेड टू एनी ग्रॉस नेगलेक्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट। तो वो अगर ये प्रूव कर देता है कि भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं थी कि उस केस में जो है फिर हम उस डायरेक्टर को क्या करेंगे, बख्श देंगे। डन। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है एएमटी, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है एएमटी। पढ़ो देखो क्या रखा है, एएमटी किस पे अप्लाई होता है, सारी की सारी कंपनी एसएससी पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि कंपनी पे क्या लगता है, कंपनी पे लगता है मैट। अच्छा एएमटी क्या कहता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कहता है कि भाई आप क्या करो, आप जो है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो, फिर आप एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% निकालो, विचेवर इज हायर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा टैक्स पेबल का मतलब क्या है कि भाई सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस भी ऐड हो जाएगा। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या करो, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो, उस पर जो है 18.5% टैक्स लगाओ। अच्छा उस पर जो है सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस भी लगाना, विचेवर इज हायर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एएमटी क्या होता है, हायर ऑफ नॉर्मल टैक्स पेबल और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अच्छा अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उस केस में जो आपका एएमटी है वो जो है 18.5% की जगह कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15% हो जाएगा। अगर आप एक आईएफएससी के यूनिट हो, अगर आप एक यूनिट हो जो आईएफएससी में लोकेटेड है, तो उस केस में जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो 18.5% की जगह कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 9% होगा। डन। अच्छा नॉर्मल पोजीशन के अकॉर्डिंग टैक्स कैसे निकलता है वो तो आपको बताइए, ठीक है ना। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी, तो लोगों ने कहा कि भाई एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आपको जो है हम तरीका बताते हैं। लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, टोटल इनकम निकालो एज पर द नॉर्मल पोजीशन ऑफ दैट। टोटल इनकम निकालना आपको आता है, टोटल इनकम आपको जो है निकालना आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल इनकम पकड़नी है एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। उसमें आपको क्या करना पड़ेंगे, 3 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर आपने 10 AA का डिडक्शन ले रखा है तो उस डिडक्शन को एड बैक कर दो।
अगर आपने क्या कर रखा है 35AD का डायरेक्शन ले रखा है तो उसको अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। 35AD बोले तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड आपका जो इन्वेस्टमेंट लिंक डायरेक्शन होता है वो एड बैक कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई इनकम बेस्ड डायरेक्शंस ले रखे हैं 80 से 80 RRB में तो ऐड कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट एटीपी, एक्सेप्ट एटीपी। तो एटीपी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा 3 एडजस्टमेंट करने हैं। 10AA के जो आपने डायरेक्शंस ले रखा है उसको ऐड कर दोगे, 35AD का डायरेक्शन को ऐड कर दोगे और इनकम बेस्ड डायरेक्शंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अच्छा, ये जो 35AD का एसेट था, ये जो 35AD का हमने क्या करा था, 35AD का जो आपका एसेट था जिस पर आपने 100% डायरेक्शन लिया होगा उसको हमने क्या करा, एड बैक करा दिया। तो हमने क्या करा, एड बैक करा दिया। लेकिन इस एसेट पे हम आपको जो है डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। तो आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन 35AD का एसेट। ये बहुत डेप्थ में अपन ने एग्जांपल के साथ लॉजिकली अपने लेक्चर्स में देखा था 1.5 घंटा लगा के। तो अपन क्या करें, क्विकली रिवाइज करें कि भाई एडजस्टेड टोटल इनकम निकलती कैसे है। 3 चीजें आपको ऐड करनी है। 10AA का डायरेक्शन ऐड कर देना, 35AD में जो भी आपने डायरेक्शन ले रखा है उसको ऐड कर देना और आपका जो इनकम बेस्ड डायरेक्शन होता है उसको ऐड कर देना। अच्छा, इनकम बेस्ड डायरेक्शंस में आपको जो है एटीपी ऐड करने की जरूरत नहीं है। एटीपी का जो आपका सेक्शन है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये जो आपका 35AD का, ये जो आपका 35AD का एसेट है इस पर करंट ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन बनता है वो हम क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। तो 100% खर्चा आपने ले लिया होगा, 100% डायरेक्शन हम आपने क्या करा होगा, क्लेम कर लिया होगा, उसको हमने क्या करा, एड बैक करा दिया। लेकिन उस पर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनता है वो हम आपको दे देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगी, एडजस्टेड टोटल इनकम मिलेगी। इस एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% निकालना तो आपको टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आप सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर देना। अब इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई एडवांस टैक्स या फिर इंटरेस्ट अंडर 234ABC इज एप्लीकेबल इवन इफ आप पे जो है AMT लग रहा है। ठीक है ना, तो एडवांस टैक्स आपको पे करना ही है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट होता है 234ABC का वो भी आपको पे करना ही रहेगा। तो इंटरेस्ट अंडर 234C एडवांस टैक्स आप जो है TDS TCS वाले चैप्टर में समझते हो। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, इन लोगों ने जो है क्या करा, एक और चीज कही कि भाई AMT कब अप्लाई नहीं होता, AMT जो है कब अप्लाई नहीं होता। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने क्या कर रखा है, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ले रखा है, 115 BSC ले रखा है, BAD ले रखा है या BAE ले रखा है, तो फिर आपको जो है AMT पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एसएस ने क्या कर रखा है, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर रखा है तो फिर AMT नहीं लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो, AJP हो एंड अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है तो फिर आप पे जो है AMT के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ रही है अप टू 20 लाख निकल के आ रही है तो फिर ये प्रोविजन नहीं लगाना। अगर आप एक स्पेसिफाइड फंड हो, ठीक है ना, अगर आप एक स्पेसिफाइड फंड हो, रेफर टू इन 10OD, ये अपने जो है एनआर टैक्सेशन में रिवाइज करा था, तो उस पर जो है आपको AMT पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर एसएससी जो है बेसिकली इन तीन में से कोई भी डायरेक्शन क्लेम ही नहीं कर रहा, इन तीनों में से कोई भी डायरेक्शन क्लेम नहीं कर रहा तो फिर AMT लगेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक एसएससी है जो इन तीनों में से कोई भी डायरेक्शन क्लेम नहीं कर रहा तो फिर AMT लगेगा ही नहीं, फिर AMT जो है आपका लगेगा ही नहीं। तो वेयर द एसएससी डज नॉट क्लेम डायरेक्शन अंडर 10AA या 35AD या फिर इनकम बेस्ड डायरेक्शंस। अच्छा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने क्या कर रखा है, 80P का डायरेक्शन ले रखा है, तो क्या AMT लगेगा, क्या AMT नहीं लगेगा, इट इज नॉट लायबल टू AMT। क्यों नहीं लगेगा, ये देखो मैंने इधर बताया भी था कि 80P को हमने क्या कर रखा है, एग्जाम कर रखा है, इधर से हटा रखा है। तो 80P अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या कर रखा है, 80P का डायरेक्शन ले रखा है, मतलब 80P में जो इनकम बेस्ड डायरेक्शन होते हैं उसका डायरेक्शन ले रखा है, तो उसको जो है AMT पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको जो है AMT कब चेक करना है, आपको तो बस AMT तब चेक करना है जब आपका बेसिकली आप एक एसएससी हो और आपने इन तीन में से कोई भी डायरेक्शन ले रखा है, तो इन तीन में से कोई भी डायरेक्शन ले रखा है, फिर आपको जो है AMT का प्रोविजन चेक करना है। अदरवाइज आपको जो है AMT का प्रोविजन चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर एक और चीज कि भाई अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख है, फिर आगे आपको जो है AMT का प्रोविजन चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने ये कहा ना, इन लोगों ने ये कहा कि भाई आप ये निकालो कि भाई आपका जो है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनता है। अच्छा, एडजस्टेड टोटल इनकम पे आपका टैक्स कितना बन रहा है, विच सारा आपको पे करना है। इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर आपका AMT रेगुलर टैक्स से ज्यादा है तो एक्सेस को जो है AMT क्रेडिट मान लिया जाएगा। इसको आप अगले 15 साल के लिए क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो दिस क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 15 ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द AMT अप्लाइज इन द फ्यूचर ईयर्स। तो ये जो आपका AMT क्रेडिट है अगले 15 साल के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, अगले 15 सालों में जब भी आपका रेगुलर इनकम टैक्स AMT से ज्यादा आता है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इतने अमाउंट तक आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। तो AMT क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द ईयर्स, ठीक है ना, व्हेन द रेगुलर टैक्स इज ग्रेटर देन AMT अप टू द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर टैक्स एंड AMT इन दैट ईयर। तो ये चीज अपन ने जो है मैट के प्रोविजन में भी जाके देखी थी, एक्जैक्टली यही चीज डन है। तो हमने कहा कि भी जो आपका AMT का क्रेडिट है वो अगले 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड अगले 15 सालों में जिस भी साल आपका जो रेगुलर टैक्स है वो AMT से ज्यादा है तो जितना भी आपका ये डिफरेंस का अमाउंट है इतने का हम आपको क्या करेंगे, क्रेडिट दे देंगे। इतने का अमाउंट को हमको क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे, मतलब इतना क्रेडिट आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर अपना जो है AMT का प्रोविजन होता है, यहाँ पर अपना जो है AMT का प्रोविजन पूरा खत्म होता है। मैट का प्रोविजन है इसका तो मैंने सेपरेट डिवीजन वीडियो डाल ही दिया था। मैट के प्रोविजन का अपन ने सेपरेट डिवीजन वीडियो डाल ही दिया था। तो आप क्या कर सकते हो, मैट का जो मेरा रिवीजन वीडियो है उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि ऊपर ने टनेज टैक्सेशन छोड़ा था, तो टनेज टैक्सेशन का अपन क्या करेंगे, एक सेपरेट डिवीजन करेंगे। इसके साथ साथ देखो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है AOP BOI का। अच्छा, 115 BAC भी तो देखना है अपने को, आ जाओ 115 BAC भी देख लेते हैं। 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉर 115 BAC फॉर इंडिविजुअल HUF AOP, ठीक है ना, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी BOI और AJP, ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा,
अपन ने जो है इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई और एजीपी के लिए जो है एक क्या करा, कंसेशनल टैक्स रेट निकाला। कंसेशनल टैक्स रेट निकाला अंडर 115 बीएसी। ये अपने सब पढ़ भी रखे हैं बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स में। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 3 लाख है तो 5% नील हो जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 3 लाख है तो क्या हो जाएगा, नील। अगर 3 लाख से ज़्यादा है अप टू 7 लाख है तो क्या होगा, 5%। 7 लाख से ज़्यादा है अप टू 10 लाख तो टैक्स रेट क्या होगा, 10%। 10 लाख से ज़्यादा है अप टू 12 लाख तो कितना होगा, 15%। 12 लाख से ज़्यादा है अप टू 15 लाख तो कितना होगा, 20%। एंड आपका 15 लाख से ज़्यादा है तो क्या होगा, 30%। बेसिक कंसेप्ट में अपन ये भी देखा था, इसमें अपन ये भी देखा था कि रिबेट कैसे मिलेगी। अच्छा, अब इसके अपन कुछ कंडीशंस देखने जा रहे हैं। अब इसके अपन क्या करने जा रहे हैं, कुछ कंडीशंस देखने जा रहे हैं। अच्छा, इधर अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों हटा दिया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो अपन ऊपर पढ़ा था ना, बीएडी और बीएई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेशन टैक्स रेट अपन ऊपर पढ़ ही गया था। ठीक है, इसके लिए इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी के लिए वो क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स पे कर सकते हैं। देखो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, 115 बीएससी लेते हो, बीएससी क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। मतलब अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करोगे, अगर आप जो है ऑप्ट आउट नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भी कुछ खर्चे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने बीएससी ले रखा है तो कुछ खर्चे आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे। लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा, एचआरए आपको नहीं मिलेगा, एचआरए का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज, इसका जो है आपको एग्जाम्शन नहीं दिया जाएगा 1014 में। अच्छा, डेली अलाउंसेस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस ऑफ एमपी एमएलएस आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, 1032 एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट, इसका आपको जो डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ टिक कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो चीजें थी, ये वाली जो चीजें थी, ये तो जो है इंटर लेवल पे काम की थी। अभी पर फाइनल लेवल पे तो सैलरी वाला इतना टेस्ट नहीं करता एग्जाम में। तो आपकी जो माइनर चाइल्ड होती है, जो माइनर चाइल्ड होती है, जहां पर आपको जो है 1500 पर एनम पर चाइल्ड का क्या मिलता है, एग्जाम से मिलता है, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे हम। अच्छा, 10 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर लोगों ने कहा कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। फिर लोगों ने कहा कि भाई आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33 ए भी नहीं मिलेगा, ए बी ए नहीं मिलेगा। अच्छा, वही अगेन साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई कंट्रीब्यूशन कराया तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। 35 एडी नहीं मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट बेस्ड आपको जो है डिडक्शन नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, 35 सीसीसी नहीं मिलेगा, 35 सीसीसी नहीं दिया जाएगा आपको, सीसीसी डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। अच्छा, 80 से 80 नहीं मिलेगा आपको, मतलब चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट 80 जेजे मिल जाएगा, 80 एलए मिल जाएगा, 80 सीसीडी2 मिल जाएगा और 80 सीसीएच2 मिल जाएगा। ये जो 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन से आपने जो है डिडक्शंस वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। अच्छा, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई आपको जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा और प्रोफेशनल टैक्स का आपको जो है डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो टिक कर रहा हूँ मैं, ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर वही बात, डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट जो है 40% ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, लॉसेज अट्रीब्यूटेबल टू द अबव आइटम्स, तो ये जो ऊपर वाले अपने सारे आइटम्स पड़े हैं, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड कोई लॉसेज है तो उसका आपको जो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज़ कही, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अगर आपने 115 बीएससी ले रखा है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है आप किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, ठीक है ना, विद एनी अदर इनकम, ठीक है ना, विद एनी अदर इनकम, इसको और को जो है अदर इनकम कर लेना, विद एनी अदर इनकम। डन है, आगे बढ़े। अच्छा, फिर इन लोगों ने एक और चीज़ कही, फिर इन लोगों ने जो है क्या करा, एक और चीज़ कही कि भाई एम्प्लॉई चार्जेबल टू टैक्स अंडर 115 बीएससी वुड बी इंटाइटल फॉर, तो अगर आपने 115 बीएससी ले रखा है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा, डेली अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा, कन्वीनियंस अलाउंस का डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो है आपको एग्जाम्शन दे दिया जाएगा। सो एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डेफ, ठीक है ना, आप क्या हो, अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो विद डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ बॉडी टू द एक्सटेंट ऑफ 3200 पर एनम, 3200 पर मंथ। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आप क्या हो, डिसेबल्ड हो, अगर आप डिसेबल्ड हो और आपको जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो आपको जो है बेसिकली क्या मिलता था, एग्जाम्शन मिलता था सैलरी सेक्शन में, सैलरी एड में 3200 पर मंथ का, वो आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। है, तो अगेन ये वाली चीज़ें काम की नहीं है, अगेन जो है ये वाली चीज़ें काम की नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है, सैलरी इनकम से रिलेटेड है, ये इंटर लेवल पे काम आती है, फाइनल लेवल पे काम नहीं आती। फिर लोगों ने कहा कि भाई इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर 115 बीएससी would not be entitled for exemption of perquisite of free food and non-alcoholic beverages provided by the employer through paid vouchers, तो अगेन आपको जो है इसका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको जो है बेसिकली पेड वाउचर के थ्रू क्या मिल रहे हैं, पेड वाउचर के थ्रू फ्री फूड मिल रहा है, फ्री फूड मिल रहा है, या फिर आपके जो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का परक्यूजन मिल रहा है, वो आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगेन आपको जो है ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटर लेवल पे काम आता है, फाइनल लेवल पे काम नहीं आता। अच्छा, ये वाला सेक्शन आपने पहले पढ़ रखा होगा, इन ऑर्डर टू इनकरेज 115 बीएससी amount of additional depreciation included in the amount of unobserved depreciation as on 1st April 2023 shall be added to the block of asset as on 1st of April 2023। अच्छा, तो 1st of April 2023 से सरकार ने क्या करा था, बीएससी को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बना दिया था, बीएससी को क्या करा था, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बना दिया था। अच्छा, अब बीएससी के अंदर क्या होता है, बीएससी के अंदर आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बीएससी के अंदर आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो सरकार ने जो है लोगों को इनकरेज करने के लिए ये कहा कि भाई आप ये देखो कि भाई 1st of April 2023 को जो भी आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ठीक है ना, जो भी आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो भी कंपोनेंट है उसको क्या कर सकते हो, डब्ल्यूडीवी में ऐड कर सकते हो, डब्ल्यूडीवी में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में आपको क्या मिले, फ्यूचर में जो है आपको इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन मिल जाए। बात समझ आ गई। अच्छा, अगर आप बीएससी ले रहे हो तो आपको जो है एएमटी नहीं लगेगा, अपन ने पढ़ लिया था, तो नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम एएमटी क्रेडिट ऑल्सो। बात समझ आ गई। तो अगर आपने क्या ले रखा है, बीएससी ले रखा है, तो आपको जो है इसके लिए एएमटी
एएमटी आप पे अप्लाई नहीं होगा और एएमटी का क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आपकी पीजीईपी इनकम नहीं है, अगर आपकी पीजीईपी इनकम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हर साल जो है ये चूज़ कर सकते हो कि भाई आपको जो है बीएससी लेना है या फिर बीएससी नहीं लेना है। तो कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ द शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इन ईच प्रीवियस ईयर। तो अगर आप एक एसएससी हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी जो है बिजनेस इनकम नहीं है, तो हर साल आप क्या कर सकते हो, बीएससी और नॉर्मल टैक्स रेजिम विचएवर इज बेनिफिशियल को जो है चूज करके टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी पीजीपी इनकम है, अगर आपकी क्या है पीजीपी इनकम है, तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, बीएससी को ऑप्ट कर सकते हो, आप जो है बीएससी को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार बीएससी से बाहर आ गए, अगर आप जो है एक बार बीएससी से बाहर आ गए, तो फिर जो है बीएससी आपको आप पे कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो कैन ऑप्ट आउट, ठीक है ना, कैन ऑप्ट आउट बीएससी, इन लोगों ने कहा कि भाई आप बीएससी ले सकते हो। लेकिन अगर आप बीएससी से एक बार बाहर आ गए, और बीएससी से एक बार बाहर आ गए, तो फ्यूचर में आपको जो है फिर बीएससी में हम टैक्स पे करने के नहीं देंगे, फ्यूचर में हम जो है आपको बीएससी में टैक्स पे करने नहीं देंगे। तो अगर आप एक एसएससी हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी क्या है पीजीईपी इनकम है, आपकी क्या है पीजीईपी इनकम है, तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है कि भी आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल टैक्स रेजिम या फिर बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करा, आपने क्या करा करंट ईयर में बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करा, तो फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, फ्यूचर में अगर आपने बीएससी से बाहर आ गए, मतलब फ्यूचर में आपने ऑप्ट आउट कर लिया, तो फिर बीएससी आपको जो है फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेगा। देयरफॉर therefore such person shall never be eligible to exercise the option under this section, ठीक है ना, तो वो बीएससी कभी नहीं ले पाएगा एक्सेप्ट where such person ceases to have any business income। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप बीएससी से एक बार बाहर आ गए, तो फ्यूचर में आपको कभी भी बीएससी नहीं मिलेगा। लेकिन बीएससी उस साल में आपको दे दिया जाएगा जिस साल आपने जो है क्या करा, बिजनेस ही अपना बंद कर दिया। उन लोगों ने कहा कि भाई एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीजेस टू हैव एनी बिजनेस इनकम। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक एसएससी हो और आपकी फ्यूचर में बिजनेस इनकम है ही नहीं, फ्यूचर में आपकी जो है बिजनेस इनकम है नहीं, तो उस साल आप क्या कर सकते हो, उस साल जो है बेसिकली आप जो है बीएससी या फिर नॉर्मल टैक्स रेजिम विचएवर इज बेनिफिशियल को चूज कर सकते हो। इन विच केस ऑप्शन अंडर एसएससी हैविंग नो पीजीईपी इनकम वुड बी अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि भाई जिस भी साल आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, उस साल आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो कि भाई बीएससी बेनिफिशियल है या फिर नॉर्मल टैक्स रेजिम आपका क्या है बेनिफिशियल है। डन है। तो यहाँ पर अपना जो है बीएससी भी खत्म होता है। मैंने आपको बता दी कि भी जो आपका टर्निश टैक्सेशन है वो अपन क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में करेंगे। अच्छा, ये जो टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ है, ये जो टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ है और टैक्सेशन ऑफ एओपी और बीओआई है, इसको अपन क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो अपन जो है दो वीडियो अलग से बनाएंगे, अपन क्या करेंगे, दो वीडियो अलग से बनाएंगे जिसके अंदर अपन एओपी बीओआई का टैक्सेशन करेंगे और उसके साथ अपन क्या करेंगे, एचयूएफ का टैक्सेशन करेंगे। ये तो एक वीडियो में आएगा, और दूसरी वीडियो में अपन जो है क्या करेंगे, टर्निश टैक्सेशन खत्म कर लेंगे। ऑलराइट, डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़, अगर आपको जो है क्या करना है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने यूट्यूब पे ही पूरा क्या कर रखा है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे ही पूरा का पूरा फ्री डाल रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, उधर से जो है चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।